में बने रहने के लिए जिस तरह से एजेंसियों का टूल की तरह प्रयोग किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के कानूनों को थोपा जाता है, तो प्रश्न उठने तो लाजमी है। मुद्दा ये है कि ये अलायंस बना क्यों और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जिस तरह से विपक्ष को सवाल पूछने पर जेल में डाल दिया जाता है। भाजपा एकमात्र पार्टी है जो चुनाव आते आते अपने डेवलपमेंट, अपने विकास को छोड़ करके वो धर्म पे बात करने लगेगी। 4 तारीख को एक तानाशाही शासक को तख्ता से जनता के सहयोग से उस राजगद्दी से हटाने का काम करेगी। Welcome to another episode of the Statesman Talk. We have here with us a senior Delhi Congress leader and former Delhi Pradesh Congress Committee President, Mr. Anil Chaudhary. Hello. So, welcome to the Statesman Talk, sir. Thank you. जैसे कि अभी चुनाव का सीज़न चल रहा है और काफ़ी सरगर्मी है पूरे देश में और एक सीधी टक्कर है इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच। और जैसे कि कांग्रेस और जितनी भी इंडिया अलायंस की पार्टीज़ हैं वो कहती आ रही हैं कि ये चुनाव एक आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव उनके हिसाब से संविधान को बचाने के लिए एक चुनाव है। तो इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, पिछले 10 साल का यदि कार्यकाल आप देखें, एनडीए गवर्नमेंट जिसको लीड बीजेपी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, इन 10 साल में स्वाभाविक सी बात है, जब कोई सरकार आती थी तो पहले विकास और देश को आगे ले जाने की बातें होती थी, उस पर काम हुआ करता था और ऐसी कुछ बातें बीजेपी ने भी की। लेकिन 10 साल आते आते इस मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आज ना केवल भारत के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ, लेकिन भारत से बाहर की भी जनता इस बात को, कई ऐसे बड़े देश हैं जो बीच बीच में इस तरह की सरकार के खिलाफ बयान आते रहे कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। और ठीक क्यों नहीं है? सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह से एजेंसियों का टूल की तरह प्रयोग किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग बचपन से पढ़ते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं कि इस देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो क्या है? वो लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के बाद संविधान, ये 2 चीज़ें हैं जिस पे हिंदुस्तान की एक बड़ी एक इमेज टिकी हुई है, जिससे ये देश पूरी तरह से टिका हुआ है, जिस पे आगे बढ़ा और आज अपने पैरों पे खड़ा है। जब ये दोनों ही चीज़ खतरे में हो तो स्वाभाविक सी बात है, प्रश्न उठेंगे। और सबसे बड़े प्रश्न आज इस मुल्क के अंदर यही है। जिस तरह से विपक्ष को सवाल पूछने पर जेल में डाल दिया जाता है, किसानों की हम बात करें, उनके मुद्दों को दरकिनारा करके चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के कानूनों को थोपा जाता है, तो प्रश्न उठने तो लाजमी है। लेकिन जब विपक्ष सवाल पूछता है तो आप उनको जेल में डाल देते हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। और आज आप 400 पार की बात करते हैं। ये 400 पार का जो नारा है, एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा ने किया है। देखिए, दोनों बार बड़ा मैंडेट मिला भाजपा को, लेकिन इस बार 400 पार का नारा। और याद होगा, हम लोग 2014 में भी इस बात को कहते थे, 2019 में भी हमने कहा कि बीजेपी इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है। ये वही भाजपा संघ है जो अपनी आइडियोलॉजी को इस देश के और मुल्क के ऊपर थोपना चाह रही है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे देश के कई ऐसे बड़े शहर जिनके नाम बदले गए। तो इस सिलसिला वाइज आगे बढ़ रहे हैं और इस बार जो टारगेट पे है वो इस देश का संविधान है। तो जब देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में हो, कई बार इस तरह के हुआ। आप चंडीगढ़ के चुनाव को आप देख सकते हैं, किस तरह से वहाँ के मेयर चुनाव को दल के बल प्रयोग के द्वारा कब्जाने की कोशिश की गई। और कई ऐसे अन्य प्रदेशों में भी घटनाएं घटी गई। उनके कार्यकर्ता खुले तौर पे कह रहे हैं कि वोटिंग जो मशीन है वो मेरे बाप की, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो ये भाजपा के नेता जो खुद आगे आकर के आज संविधान को बदलने की बात करने लगे, तो ये पूरी तरह से सोची समझी रणनीति के तहत। और मुझे लगता है यही इसी वजह से देश का जो ये चुनाव है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। इस चुनाव को आने वाले समय में काफ़ी समय तक याद किया जाएगा कि एक शासक मोदी जी के रूप में इस देश में काबिज थे जो भाजपा को रूल कर रहे थे और उन्होंने इस देश को बदलने की कोशिश की अपने तानाशाही रवैये के अंतर्गत। तो ये गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है ये बहुत महत्वपूर्ण था बनना। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग साथियाँ, हो सकता है पूर्व में जिनके विचार ना मिलते हों, कई अपने अपने प्रदेशों में आमने सामने चुनाव लड़ते रहे हों, लेकिन जब राष्ट्र की बात आई, संविधान की बात आई और इस देश के लोकतंत्र की बात आई, तो सबकी प्रायोरिटी ये थी कि जब ये 2 चीज़ें इस मुल्क में नहीं रहेंगी तो फिर कोई औचित्य नहीं है किसी का यहाँ बने रहने का। तो ये इंडिया गठबंधन जो बना है
मुझे लगता है पूर्ण रूप से एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहा है। और पहले चरण के बाद जो देश में रुझान आए हैं, एक तानाशाही शासक जो भाजपा के प्रधानमंत्री और संघ के प्रधानमंत्री के तौर पर जो काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ इमेज के लिए जो काम कर रहे हैं, अब उनका वक्त आ गया है कि शायद वो देश से जाने वाले हैं। दिल्ली के जो चुनाव हैं इसमें इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं? आपके आकलन और आपकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, पिछले 10 साल के कार्यकाल में जब मैं देखता हूँ भाजपा और मोदी जी की कमिटमेंट्स की, उनके मैनिफेस्टो को आप देखें, मैनिफेस्टो को आप जब किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी की आप समीक्षा करते हैं तो स्वाभाविक है, मैं एक लेमैन, एक मतदाता के तौर पे यदि मैं बात करूं तो मैं देखता हूं कि भाई मोदी जी ने अपने वादों में कितनी कमिटमेंट पूरी की या भाजपा ने कितनी कमिटमेंट प्रोमिसेस पूरे किए। उस कसौटी पे जब मैं बात करता हूं तो मोदी जी शायद एक नंबर भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इस मुल्क की जो मूल आत्मा जिसको कहते हैं, किसान हो, युवा हो, छात्र हो, महिला हो, इन्हीं इन्हीं वर्ग से तो देश बनता है। जंगल हो, जमीन हो, और ये तमाम लोग परेशान हैं। और ये केवल हम अपनी स्टेटमेंट या एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ मैं कार्यकर्ता नहीं बोल रहा हूँ। ये बात राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, न्याय यात्रा थी, उसमें आपने देखा किस तरह से लोग निकल रहे थे, अपने विषय, अपने मुद्दे राहुल जी से डिस्कस कर रहे थे। बड़ी नौकरी का सपना लेके जो यूथ बैठा हुआ था, आज उन यूथ के जो सपने वो चूर चूर हो गए। महिला के न्याय की बात करते थे, सुरक्षा की बात करते थे, इससे वो भी 15 लाख के जुमले जैसी एक बात साबित होकर रह गई है। तो जब सरकार को, जब स्वाभाविक है चुनाव आते हैं तो किसी भी सरकार को कसौटी पे खरा उतरने के लिए उसकी जो है समीक्षा की जाती है। तो यहाँ जब मैं दिल्ली के संदर्भ में मैं बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो दिल्ली को जो हक मिलना चाहिए था, दिल्ली के यूथ को जो हक मिलना चाहिए था, दिल्ली कैपिटल है, राजधानी है देश की, यहाँ तो विशेष तौर पे भी भारत सरकार का एक हमेशा से एक तवज्जो रही है। लेकिन पिछले 10 सालों में मैंने देखा है, मैं एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट अभी मैं बोल सकता हूँ, चाहे कोविड काल रहा हो, जिस तरह से सरकार का फेलियर रहा, जिस तरह से कोविड के दौरान अस्पतालों के अंदर जो स्थिति थी और उस पर पॉलिटिक्स होती रही, और अभी जो नए नए आंकड़े आ रहे हैं जिससे वैक्सीन को लेकर के जो चंदा के रूप में बड़ा भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से विफल साबित होती रही है। और एक चुनी सरकार को कमजोर करने के लिए जिस तरह से कदम उठाए गए, अपनी सोच के, अपने राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को उच्च पदों पर बैठा करके चुनी सरकार को कमजोर करना, काम न करने देना, फाइनली तो ये अल्टीमेटली तो दिल्ली की जनता ने भुगता है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर, मैं पिछले काफ़ी समय से कैंपेन कर रहा हूँ, इंडिया अलायंस गठबंधन के साथियों के लिए भी मैंने कैंपेन किया, कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए भी कैंपेन किया, अभी भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली में दिख रहा है, और इंडिया गठबंधन पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है। लेकिन दिल्ली की 7 सीटों का आप जब जिक्र करते हैं तो मैं जो 5-10 साल में जो दिल्ली ने भुगता है, बहुत सारे ऐसे दौर हैं, जो फेज़ हैं, ये पहली मर्तबा हुआ कि दिल्ली की जो सीमाएं हैं, मुझे लगता है हिंदुस्तान की सीमाओं से ज़्यादा सख्त पहरे पे थी। अपने निवासियों के लिए, अपने दिल्ली के लोगों के लिए जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया गया, उनके पास खाना नहीं था, उसके पास बीमारी से लड़ने के लिए सुविधाएं नहीं दे पाए। तो ये सब सारी चीज़ें मैं जब देखता हूँ, लोकतंत्र की हम बात करते हैं, संविधान की हम बात करते हैं, रोजगार की हम बात करते हैं, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, दिल्ली के पॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अंडर करंट है। और शायद ही मुझे लगता है बीजेपी शायद एक सीट पे कहीं कॉन्टेस्ट में हो, अन्यथा इंडिया अलायंस के जो साथी चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन के जो साथी चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है पूरी तरह से जीतेंगे। गठबंधन की ही बात करते हुए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई थी, उस दौरान जो सत्तारूढ़ पार्टी दिल्ली में पहले थी, उन पे भी काफ़ी बातें उन्होंने कहीं, और आज कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ ही अलायंस है, इंडिया अलायंस के तहत, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, इस देश का संविधान है, और इस लोकतंत्र में, इस जमहूरियत में सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आपको हर 5 साल में जनता के बीच में जाना है। आप जब चुनाव जीत करके आते हैं तो आप जनता की तरफ से जो विपक्ष में जो भी पार्टी है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, वो विपक्ष की भूमिका में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, वो चुनाव में आए, वो उस समय विपक्ष के रूप में थे, हमारी सरकार थी, शीला जी मुख्यमंत्री थी, ये विपक्ष में बातें किया करते थे। जनता ने उनकी बात पे भरोसा किया, उनको जिताया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्ष में, हमने बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे, ऐसे कई सवाल उठाए, हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हम लोगों ने 15 साल इस दिल्ली को बनाने में दिए,
हमने इस शहर को पहचान दी, हमने इस शहर को उन ऊंचाइयों पे लेके गए जिसमें वर्ल्ड में एक छवि बनी। वो कांग्रेस के समय में हुआ, और एक वक्त ऐसा था कि लोग कहते थे कि हाँ ये दिल्ली हो सकती है। जो लंदन पेरिस की कल्पना किया करते थे वो शहर कांग्रेस ने बना के दिया। शीला जी उसमें मुख्यमंत्री थी, और सौभाग्य से मैं भी उसमें एक विधानसभा का मैं भी 5 साल हिस्सा रहा हूँ। स्वाभाविक सी बात थी, बहुत सारे विषय पे हमारे आम आदमी पार्टी से मतभेद रहे, टकराव रहे, कई नीतियों पे सवाल रहे, और ये लाजमी था मेरा सवाल पूछना भी, क्योंकि मैं भी प्रदेश अध्यक्ष रहा। लेकिन जो आज समय चल रहा है ये केवल आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में नहीं है। आप महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी भी है जो कभी हम नहीं मिले। आम आदमी पार्टी तो अभी 2014 में ही 13 में बनी थी, जिसके साथ हम आज अलायंस में हैं। लेकिन दूसरे प्रदेशों में देखोगे कई ऐसे बड़े दल हैं, पुराने दल हैं, जो कांग्रेस के साथ हैं। मुद्दा ये है कि ये अलायंस बना क्यों और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। स्वाभाविक सी एक सिंपल सी बात है कि इस सरकार में जो मोदी जी जिस तरह से एक ऐसा तानाशाह का रूप धारण करके विपक्ष को दबाने, कुचलने, मसलने की जो कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ ये संगठन बना है। और उसका सबसे बड़ा जो मूल आधार है वो इस देश के संविधान को बचाना है। जिस संविधान को बाबा साहब, कांग्रेस, पंडित नेहरू जी, महात्मा गांधी जी या वो विद्वान लोग जिन्होंने अपना योगदान दिया इस देश की भविष्य की कल्पना की, इस संविधान के द्वारा आगे देश बढ़ेगा, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। और इसीलिए सब लोग एकजुट हुए हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन के तहत तमाम प्रदेशों की जो अन्य पार्टी हैं, जो जिनकी सोच या जिसके विचारधारा बीजेपी से मैच नहीं खाती, वो कांग्रेस की लीडिंग में, कांग्रेस के नेतृत्व में एक गठबंधन बना है। और बहुत अच्छा प्रयास था और है। और मुझे लगता है ये गठबंधन 4 तारीख को एक तानाशाही शासक को तख्ता से जनता के सहयोग से उस राजगद्दी से हटाने का काम करेगा। जैसे कि अगले साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो सोचने की बात यह है कि क्या आपका जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी के साथ, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये इंटैक्ट रहेगा, ऐसे ही चलेगा? देखिए, ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, हर प्रदेश में आम आदमी पार्टी जैसी जो सोच जो कांग्रेस से मैच करती है, उनके साथ कांग्रेस इंडिया अलायंस में है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना, एक ऐसे शासक को हराना जो चंद मित्रों के लिए और अपने भाजपा और संघ के परिवार के लोगों के लिए जो काम करता है, देश की जनता से, आवाम से जिसको कोई प्रेम नहीं है। आज लोग ये सवाल पूछते हैं भाजपा से कि 30 लाख नौकरियां हमारी कहाँ हैं। आज किसान 850 से ज़्यादा किसान मर गया है। जो अन्नदाता जिसको पूजा जाता था, वो हमारे दिल्ली की दहलीज पर सालों पड़े रहे। प्रधानमंत्री जी पे इतना समय नहीं रहा कि उनसे जाके मिल लें, उनके जख्म पे मरहम लगा दें। और फाइनली तो वो बात सही कर रहे थे, वही बात राहुल जी ने, कांग्रेस ने उठाई थी। अंत में उनको 3 कानून वापस लेने पड़े। तो सवाल ये है, जो आज मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर ये अलायंस बना है, अभी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अभी हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी प्रायोरिटी है कि हम जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो उसमें इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। और इस देश के जो एक तानाशाही के रूप में जो शासक प्रधानमंत्री जी बने बैठे हैं, उनको हटाने का काम जनता करेगी। और उस जनता का प्रेम जो इंडिया अलायंस को मिल रहा है, भविष्य में गठबंधन को लेकर के लीडरशिप तय करेगी, हाईकमान है। और दिल्ली की बेहतरी के लिए और देश की बेहतरी के लिए मुझे लगता है जो निर्णय लिया जाएगा वो हम सबको स्वीकार होगा। अगर हम विकास कार्यों की बात करते हैं, तो आज जो केंद्र में सरकार है और उससे पहले जो यूपीए की सरकार थी, दोनों की जो उपलब्धियां हैं या जो कार्य उन्होंने किए हैं, तो अगर इनका कंपैरिजन करें तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब चुनाव होते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, किसी भी पार्टी, जो भी पार्टी सत्ता में है, जब 5 साल बाद आती है तो उसके कामों की समीक्षा होती है। अब तक यदि भाजपा के आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो भाजपा एकमात्र पार्टी है जो चुनाव आते आते अपने डेवलपमेंट, अपने विकास को छोड़ करके वो धर्म पे बात करने लगेगी, वो और किसी ऐसे विषय पे बात करने लगेगी जहाँ से उनको राजनीतिक फायदा हो सके। तो जो आपका प्रश्न है, चर्चा तो इस पे होनी चाहिए कि आखिर आपने इस देश को 10 साल में क्या दिया। तो बीजेपी के जब मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ उपलब्धियों के रूप में गिना सकते हैं नोटबंदी में क्या हाल हुआ, लगभग 150 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। और उससे निकला कि आपने क्या उम्मीद दी कि हम लोग जो है भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे, कोई आतंकवादी अब काले पैसे का प्रयोग नहीं कर पाएगा, काले धन का प्रयोग नहीं कर पाएगा। और नोटों में चिप लगा दी गई, कोई स्टोर नहीं कर पाएगा। अभी भर भर के पैसे निकल रहे हैं, इनके मित्रों के घर से पैसे निकल रहे हैं। आप कानपुर में देखिए,
एक गुटखा व्यापारी के घर पैसे मिलता है, पता चलता है वो भाजपा का मित्र निकला। तो जो भाजपा ने नोटबंदी का कदम उठाया वो फेल साबित हुआ। 3 काले कानून इस देश पे थोपने की कोशिश किए, वो 3 काले कानून साबित हो गए। तो ये बीजेपी की उपलब्धियां। रोजगार की आप बात करो तो रोजगार के रूप में आज भी 30 लाख नौकरियां आज भी खाली पड़ी हैं। कौन दोषी है 10 साल में? ये बीजेपी के समय में हुआ है। आज जब राहुल जी बात करते हैं कि भाई जितनी जिसकी आबादी उतना हक, गिनती कराइए। आप देश की जनता को गुमराह करते हैं। राहुल जी का जिस संदर्भ में ये बयान है, कांग्रेस का जिस संदर्भ में बयान है, उसका महत्व समझना चाहिए। इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी हो या इस मुल्क के जो टॉप शीर्ष स्थान हैं, उन स्थानों में कितनी भागीदारी उस वर्ग की है। जो जो वर्ग आज देश के अंदर सबसे ज्यादा है, वो वर्ग जो ओबीसी कहा जाता है, जो वर्ग जो पिछड़ी जाति में आता है, वो जंगलों में है, वो अलग अलग प्रदेशों में है, वो अलग अलग कम्युनिटी में है। सो जब राहुल जी बयान देते हैं, बात करते हैं, तो इस मुल्क के उन लोगों को हक देने की, बराबरी में ला के खड़ा करने की हम बात करते हैं। लेकिन इस मुल्क में लगातार वो चंद मुट्ठी भर कहिए या एक इतनी मात्रा में, इतनी प्रतिशत में जो लोग हैं, शायद जो 100% पदों पे काबिज हैं, लेकिन भाजपा एक डर खौफ दिखा के लोगों को फिर वो चुनावी हार जीत के लिए उनका प्रयोग करना चाहते हैं। तो भाजपा की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों में कमिटमेंट, उनके अपने जो घोषणा पत्र है उसको जुमलेबाजी वो कहते हैं। नोटबंदी एक फेलियर उनका दिखाई दिया, 3 काले कानून उनके फेलियर दिखाई दिए। लेकिन जब यूपीए जो ऐतिहासिक एक कार्यकाल रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, मैं तो इतना जानता हूँ जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया तब हिंदुस्तान अपने पैरों पर टिका हुआ था। एक बैंकक्रप्सी का आप उदाहरण इस देश में नहीं दे सकते हैं, जबकि पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था। ये वही मुल्क है जिसमें एक आरटीआई का अधिकार कांग्रेस पार्टी लेके आई, बावजूद इसके कि उसका शायद गलत प्रयोग या कहीं उसका प्रयोग कांग्रेस की सरकार के खिलाफ किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस उससे नहीं घबराई। ये वही कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार थी जिसमें अंसरी जैसी योजनाएं थी, यानी कि गरीबों से संबंधित योजनाओं पे काम हो रहा था। कांग्रेस उस समय जो योजनाएं बना रही थी, सबसे बड़ा अंतर जो आप कंपैरिजन मुझसे आप जानना चाह रहे थे, ये कि कांग्रेस के समय, यूपीए के समय में जो कानून बनते थे वो गरीबों को ध्यान में रख के बनते थे, गरीबी को हटाने के लिए ध्यान में बनते थे, किसानों को, इस अन्नदाता को ध्यान में रख करके योजनाएं बनती थी। और अब अपने मित्रों के लिए, अब अडानी अंबानी सब्जी टमाटर और फल फ्रूट बेच रहे हैं। कल्पना कीजिए, वो गरीब किसान जो 3 काले कानून थोपे गए थे उनके खिलाफ था या नहीं था। तो ये एक बड़ा कंपैरिजन है। आज जो योजनाएं बन रहे हैं चंद मित्रों के लिए, सारी चीज़ें उनको दी जा रही हैं। हिंदुस्तान के चाहे एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, चाहे सैनिक जो उपकरण बनाने का काम हो, अपने मित्रों के लिए योजनाएं हो रही। तो गरीबों के लिए योजना कौन बनाएगा? कांग्रेस ने गरीबों के लिए योजना बनाई थी। मनरेगा उस समय ये लोग विरोध करते थे, आज वही मनरेगा है जो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को गाँव में, लोकल लेवल पर, बिल्कुल ग्रास रूट पे जहाँ उनको रोजगार मुहैया करा रहे हैं। कम से कम उन्हें वो अधिकार तो दे रहे हैं कि 2 वक्त का खाना उनको मिल सके। ये कांग्रेस का ही कानून था जो अंसरी योजना, और सबसे पहले दिल्ली में लागू हुई। मैं उस समय एमएलए था और शीला जी अध्यक्ष थी। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक बड़ा आयोजन किया गया था सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा। वो महिलाओं को अधिकार दिया, उनके जो राशन कार्ड में नाम दर्ज हुए महिला के नाम से, वो कांग्रेस ने उनको अधिकार दिया। और आज भी आप देखिए जो बात की जा रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, जो ये बड़ी योजना है वो भी एक महिला के नाम से होगी, जिसको महालक्ष्मी योजना का नाम दिया गया है। तो ये बड़े कंपैरिजन हैं जो मुझे लगता है साफ अंतर दिखाई देता है। मोदी जी की कथनी करनी का फ़र्क इस मुल्क ने देख लिया है, और जो कांग्रेस के समय में योजनाएं बनती थी, चाहे आरटीआई हो, अंसरी का हो, रोजगार की हम बात करें, मनरेगा की हम बात करें, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट था, बैंकरप्सी की हम बात करें, तो एक स्वर्णिम दौर था मनमोहन जी के समय में, और जो शायद मुझे लगता है 10 साल में धीरे धीरे पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। जैसे कि कथित आरोप कांग्रेस पे लगाए जाते हैं तुष्टीकरण के या परिवारवाद के भाजपा के द्वारा, उसमें उन चीज़ों पे आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं? देखिए ये प्रश्न कब उठते हैं? सवाल ये है, जब कहीं भी किसी प्रदेश में चुनाव आते हैं तो भाजपा वही पुराने मुद्दे लेकर के चुनावी मैदान में आते और जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। पर ये नारे बयानबाजी इस चुनाव में बिल्कुल दरकिनारा है। जो आप बात कर रहे हैं कि भाई परिवारवाद, या आपने एक और इसमें एक प्रश्न जोड़ा था, माफ़ी चाहता हूँ, उसको आप रिपीट करेंगे? तुष्टीकरण। तुष्टीकरण। देखिए कांग्रेस पार्टी को पहले आपको समझना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी किन मूल सिद्धांतों पर टिकी हुई है। कांग्रेस पार्टी वो हिंदुस्तान का सबसे पुराना दल है जो आज़ादी के पहले से उन शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी जो गोरों के रूप में जाने जाते थे, और इस मुल्क में कहीं किसी भी धर्म का या जाति का या कोई
इस तरह से विभाजन नहीं हुआ करता था। सब लोग एक आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तिरंगे के नीचे लड़ रहे थे। और जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब या तमाम वो स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता जो इस मुल्क के लिए लड़े, उन लोगों ने जब इस संविधान की हम बात करते हैं जिसमें हम हर धर्म का सम्मान, सर्वधर्म की हम सम्मान की बात करते हैं, तो कांग्रेस तो महात्मा गांधी जी की सोच के ऊपर टिकी हुई पार्टी है जो सर्वधर्म की बात करती है, सम्मान की बात करती है, सर्वधर्म के सम्मान की बात करती है। लेकिन जब आप देखें एक संसद में एक सीट की एक उपस्थिति दर्ज करने वाली पार्टी, जब उसको रास्ता नहीं दिखाई दिया, वो पार्टी जो लगातार इस देश के लोगों को कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर विभाजित करती रही है, वो कांग्रेस पे आरोप लगाने का काम करती है। कांग्रेस के मुख से आपने कभी सुना हिंदू मुस्लिम? ये देश के मुखिया जो आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, जिसने खुद कहा, कितने बयान में आपके समाचार पत्रों में भी खूब हमने स्टेटमेंट सुनी कि मैं धर्म का कहीं मैं सहारा नहीं लूंगा, लेकिन 2 चरण होते होते मोदी जी पूरी तरह से एम नाम की चीज पे आ गए। मैं से मीट, मैं से मुसलमान, मैं से पता नहीं क्या क्या बातें कर डाली उन्होंने। वो मंगलसूत्र की एंट्री ले आए, वो डराने की राजनीति वो करते रहे। तो जो लोग अपने को बड़ा करने के लिए लगातार तुष्टीकरण का सहारा लेते रहे, वो हम पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये, कांग्रेस पार्टी ने कभी इन चीज़ों को तवज्जो नहीं दी। और मैंने अभी आपसे कहा, कांग्रेस पार्टी कभी उतरी है चुनाव में तो अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव में उतरी है। और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, वो हमेशा धर्म के नाम पर वोट मांगती रही। और पूरे पिछले 5 चरण में मोदी जी के स्टेटमेंट देखेंगे तो पूरी तरह से वो तुष्टीकरण के ऊपर बोलते हुए नजर आए। आप वेस्ट बंगाल जाते हैं तो वहां पर एक वर्ग की, विशेष वर्ग की बात करते हैं। आप यूपी में जाते हैं तो वहां पर आप धर्म की और मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं। आप लोगों को भय और डर दिखाने की कोशिश करते हैं, आप मंदिरों पे ताला लगाने की बात करते हैं। आप किसको आप मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो मंदिर वाला जो प्रकरण है, ये मंदिर सब जानते हैं, कानून के तहत, कानून के डायरेक्शन में, कानून की देखरेख में मंदिर का निर्माण हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या उस पर कोई ताला लगा सकता है? ये देश के प्रधानमंत्री हैं या किसी ऐसे दल के जिसके अंदर नफरत है, जिसके अंदर द्वेष है, जो एक किसी कम्युनिटी से बैर रखते हैं? आप उनके नेता की तरह बयान देते हैं और कहते हैं कि मंदिर पे ताला लग जाएगा। ये क्या है? ये पूरी तरह से तुष्टीकरण है। यही तो है जो विभाजन की पॉलिटिक्स करते हैं। और ये माफ कीजिएगा, आज़ादी से पहले अंग्रेजों के बारे में एक कहावत थी, फूट डालो शासन करो। ये उस सोच को मानने वाले लोग हैं। उस समय जब पूरा राष्ट्र के लोग जो देशभक्त थे, जो आज़ादी के दीवाने थे, वो एक ही नारे के साथ थे, अंग्रेजों गद्दी छोड़ो। और ये अंग्रेजों की गद्दी बचाने के लिए लोग लगे रहते थे। उस समय भी उन्होंने उसका साथ दिया। तो ये तो उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं। बांटने का काम तो ये करते हैं, बांट करके गद्दी पे, सीट पे बैठने वाले ये लोग हैं। कितने उदाहरण हैं। तो मैं पूरी तरह से इस बात को खारिज करता हूँ। जहाँ तक सवाल है परिवारवाद का, तो माफ़ कीजिएगा, जैसा आपके फादर साहब से पूछिएगा कि आपका बेटा रातों रात कैसे बीसीसीआई का जो चेयरमैन बन जाता है। पूछिएगा राजनाथ जी का बेटा कैसे नोएडा में आकर के एमएलए बन जाता है। पूछिएगा नई दिल्ली से बंसुरी स्वराज जी को टिकट कैसे मिल गया। एक स्टेब्लिश लीडर का टिकट काट के आप परिवारवाद के अपने उन साथियों को आप टिकट दे देते हैं। पूछिएगा साहिब सिंह वर्मा के बेटे को क्यों टिकट दिया गया और क्यों टिकट काट दिया गया। तो ये जो आरोप है, अपनी सुविधाजनक इन आरोप का आप ये पैदा करते हैं, लोगों में डालते हैं। समटाइम्स इन आरोप पे जनता भटक जाती है, लेकिन इस बार ये मुद्दे बिल्कुल भी गंभीरता के साथ ना लोगों के बीच में, ना लोग इनको सुनने वाले हैं। जब इंडिया अलायंस की आजकल लोग बात करते हैं, और अगर इंडिया अलायंस पावर में आता है तो सबके मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि इंडिया अलायंस का कौन प्रमुख लीडर होगा जो प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे रहेगा। आपके हिसाब से आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी निजी राय बताऊं या पार्टी की तरफ से राय बताऊं? जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी निजी राय भी बताइए, और अगर पार्टी की राय भी आप साझा कर सकते हैं तो देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपनी निजी राय आपसे शेयर करता हूँ। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जिन्हें हालांकि कभी कोई किसी गद्दी से या सीट से कोई प्रेम नहीं रहा। उनका ध्येय और लक्ष्य एक ही रहता है कि इस मुल्क के अंदर सब लोग शांति से रहें, प्यार से रहें, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, किसान सुख शांति से रहे, वो हमारा अन्नदाता है, महिलाओं को सुरक्षा मिले, ये मुद्दे रहे। और राहुल जी को मैं जितना नज़दीक से जानता हूँ, मेरा सौभाग्य रहा, मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहा, मेन कांग्रेस अध्यक्ष रहा, मैंने उनके साथ थोड़ा काम किया है। मैंने तब भी देखा है जब राहुल जी अनशेड्यूल प्रोग्राम किया करते थे, झांसी में गए, बुंदेलखंड में गए, आदिवासी क्षेत्र में गए। तो मैं जितना राहुल जी को जानता हूँ, मुझे आज ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी
इंडिया अलायंस गठबंधन के लिए सबसे बेहतर चॉइस है। और उस व्यक्तित्व में वो अनुभव है जिसने न्याय जैसी यात्राएं की, भारत जोड़ो यात्रा जैसे की, और शायद ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा, जिला होगा जहां राहुल जी ना पहुंचे। तो वो एक हमदर्द है, वो एक विजनरी लीडर है, और वो एक विपक्ष के रूप में इतना मुझे लगता है कि इतना उभर के आने वाला एक नेता है जिसने इस सरकार को बिल्कुल बैकफुट पे लाके खड़ा किया। और एक बार नहीं, कई मरतबा, याद होगा भूमि अधिग्रहण बिल इस देश के ऊपर थोपा जा रहा था, उस भूमि अधिग्रहण बिल को भी विड्रॉ कराने का दिस रह जाता है। किसानों को हक दिलाने की बात की तो राहुल गांधी ने किया है। जब 3 काले कानून की बात आई तो राहुल गांधी जी वो व्यक्ति जिसने पंजाब से लेकर दिल्ली ट्रैक्टर की यात्रा शुरू की। आप पार्लियामेंट में खड़े हुए, पार्लियामेंट में धरना दिया, आपने जब उनको नहीं बोलने दिया तो जंतर मंतर पे आके किसानों के साथ बैठ गए। तो जब इन बातों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी निजी राय में राहुल गांधी से बेहतर चॉइस इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे नेतृत्व करने की क्षमता मुझे लगता है उनमें सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, निडरता, बेखौफ, ईमानदारी, ये राहुल जी की सबसे बड़ी खासियत है। क्योंकि पिछले 10 साल में मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सरकार से सवाल पूछ पाए, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सरकार के सामने टिक पाए। कुछ लोग जेल गए, वापस आए, अभी भी टिके हैं, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ में छोड़ के चले गए, कमज़ोर हो गए, डर के चुप बैठ गए। तो मुझे लगता है आज हमें ऐसे एक नेता की ज़रूरत है जो इस राष्ट्र को वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर एक मजबूती के साथ नेतृत्व दे सके और इस देश को आगे ले जाने का काम कर सके। तो मेरी निजी राय में राहुल गांधी जी से अच्छी चॉइस शायद नहीं है। और रहा इंडिया गठबंधन का, तो मुझे लगता है आफ्टर परिणाम 4 तारीख से पहले मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी का चयन होगा। So this was our conversation with the former DPCC chief, Mr. Anil Chaudhary. Thanks for watching the Statesman Talk.